वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अभी पिछली जो वीडियो आई हैं उनमें से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका समाप्त हो गया है, जिसमें हमने पढ़ाया है आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल यानी समाकलन के अनुप्रयोग। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सारी समस्याएं आपकी बनती हैं और बनेगी भी, लेकिन ये आपसी यानी जब हम ऑफलाइन क्लासेस में होते तो बहुत सारे सवाल आप लोग हमसे जरूर पूछते हैं। अब जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए बताए हैं कि हर तरीके का सवाल आप तक पहुंच जाए। जिस टाइप का भी क्वेश्चन था बुक के अंदर वो मैंने टाइप वाइज पढ़ाया है और उसमें भी आपको ज़्यादा डिपेंड कर दिया है। आप ज़्यादा इस पर मेहनत करें, एग्जाम्पल भी देखें और उनको देखकर आप सवाल कीजिए, और फिर भी और कोई समस्या बनती है तो हम अभी काफ़ी समय है, इस सबको फिर क्लियर किया जा सकता है। तो इसी का ही एक भाग जब हम अवकलन पढ़ रहे थे तो अवकलन के साथ साथ हमने कहा था कि ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। उसके बाद जब समाकलन आएगा तो इन्हीं फॉर्मूलों से ही इन्हीं को रिवर्स करके हम समाकलन पढ़ेंगे। ऐसा शायद हम लोगों ने चर्चा की थी। अब क्योंकि अवकलन समाकलन एक परफेक्ट मैथ यानी पूरा मैथ है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपने जितना भी अर्थमेटिक मैथ पढ़ा है वो इसी से हल हो जाता है। तो उसमें एक भाग रह जाता है जिसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब है, जब हम किसी का डिफरेंशियल करते हैं और डिफरेंशियल करते समय करते रहें और फलन हमारा विलुप्त हो जाए और ऐसा महसूस होने लगे कि पूरा भाग समीकरण के रूप में उपस्थित हो चुका है या है हमारे सामने, तो ऐसे पार्ट हम अवकल समीकरण कहने लगते हैं या कहते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इस चीज़ से है कि देखिए बच्चों, जब मैं मान ली कोई फंक्शन है y = sin x, y = sin x। अब मैंने इसको प्रथम बार डिफरेंशियल किया dy/dx = cos x आ गया। फिर दोबारा डिफरेंशियल किया -sin x आ गया। तो ये sin x जब दोबारा रिपीट हुआ और ऐसे रिपीट होता चला जाए कि फिर cos आ जाएगा, लेकिन मैं फलन को भी विलुप्त कर दूं यानी कि सारा का सारा भाग dy/dx के रूप में ही हमारे पास हो या y के रूप में हो, तो समीकरण बन जाती है। क्योंकि अभी तक तो डिफरेंशियल सिर्फ y sin x एक फलन था, इसका डिफरेंशियल मीन्स इसका स्लोप cos x हो गया। ये तो हमने एक स्लोप निकाल लिया इसका, यानी कि एंगल निकाल लिया। कितने एंगल का ये है, ये फलन। डबल डिफरेंशियल किया तो फिर वही आ गया। अगर मैं इसको भी विलुप्त कर दूं क्योंकि ये y के बराबर है -y, तो ये हो जाएगा dy/dx = +y = 0। तो यहाँ कहीं भी आपको फलन नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए कहीं फलन तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी स्थिति में ये एक समीकरण बन जाती है जिसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। तो अवकल समीकरण की डेफिनेशन क्या है, अगर बात करें वास्तविकता की कि इसकी रियल डेफिनेशन क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए अवकल समीकरण जो है, आप बहुत ध्यान से इसे नोट भी करेंगे। मैं एक वर्ड बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं मौखिक बोल रहा हूँ, आप भूल जाओगे। या तो आप किताब से नोट करेंगे या मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो के माध्यम से भी। अवकल समीकरण वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होते हैं। मैंने जो बताया बहुत ध्यान से समझिए। वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर हो, चर भी स्वतंत्र हो, ऐसा ना हो कि वो किसी के साथ डिफरेंशियल में हो, पावर में हो, घात बन जाएगी वो स्वतंत्र। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास dy/dx है, डबल डी है, और यहाँ 6 लिखा तो स्वतंत्र चर है, ठीक है। क्योंकि अगर डिफरेंशियल में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। एक तो स्वतंत्र चर। परतंत्र चर
और स्वतंत्र प्रतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक होते हैं, अवकल समीकरण कहलाती है। ये नोट कर लेंगे। दूसरी बात, अवकल समीकरण की कोटि। अब जब समीकरण हम लोग निकालते हैं तो उसकी कोटि क्या होती है? देखिए, किसी भी अवकल समीकरण को जितनी बार डिफरेंशियल किया जाता है या अवकलन किया जाता है तो उतनी बार ही उनकी कोटि बढ़ती चली जाती है, कोटि बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था dy/dx y sin x का जो डिफरेंशियल cos x था। तो पहली बार मैंने इसको डिफरेंशियल किया तो इसकी कोटि 1 है इस समय, क्लियर। अगर मैं दूसरी बार इसको डिफरेंशियल करूंगा -sin x, तो ये 2 कोटि का हो गया। यानी डी पे जितनी घात चलती जाएगी, जितना भी इसकी पावर बढ़ती जाएगी, वो इसकी कोटि कहलाएगी। सब समझ आ गई बात को? यानी मैं अगर इसको लिखवाऊं तो लिखवाऊं कैसे लिखूं? किसी अवकलन समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज को कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज, यानी जितनी बार उच्चतम कोटि यानी बड़ी से बड़ी कोटि के अवकलन, यानी जितनी बार आपने उसको अवकलन किया है, डिफरेंशियल किया है, वही उसकी कोटि है। अभी एक बार और करूंगा तो 3 कोटि हो जाएगी, क्लियर। तो ये कोटि कहलाएगी। अब बात करते हैं घात की। कोटि सबको समझ आ गई होगी। घात क्या है? अवकल समीकरण की घात। अगर इसे नोट करना चाहें तो आप अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात, उसके, अब मान लीजिए ये इसकी उच्चतम कोटि 2 है, इसकी घात 1 है, तो घात इसकी 1 कहलाएगी पूरे समीकरण की। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसकी घात देखते हैं, ये कोटि होगी, ये घात होगी। और कहाँ चेक करेंगे? उच्चतम कोटि के अवकलज पर उसकी घात भी चेक करनी। ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में यहाँ डबल डिफरेंशियल और समीकरण में आगे ट्रिपल डिफरेंशियल हो, तो जहाँ ट्रिपल डिफरेंशियल होगा तीन कोटि होगी, उसी पे ही घात चेक की जाएगी। यानी मेरा कहने का मतलब, अगर नोट कर रहे हैं तो किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की घात कहते हैं, क्लियर। तो आप इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए सवालों को हल करेंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी कोटि 2 है और घात 1 है, कोटि 2 घात 1। इस तरीके से आप लोग अवकल समीकरण में प्रवेश करेंगे और इनकी फंडामेंटल चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड है, उनको समझेंगे। अब मैं कोटि और घात की बात कर रहा था। मैं इस पर सवाल भी आपके सामने रखता हूँ। पहले तो यही समझ लेना कि प्यारे छात्रों कि हम किस तरीके के सवाल इसमें हल करने वाले हैं। पहले एक्सरसाइज हमारी बेसिक सी बातें हैं। पहली एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ बताऊं आपको और अब आपका भी समय खराब करूं और मैं वीडियो में मतलब अपना भी टाइम बर्बाद करता हूं। मैं एक ही बात आपको बता दे रहा हूं। सवाल देखिए, इसमें दे रखा है 2x dy/dx प्लस dy/dx प्लस 5 इक्वल टू 0। एक सवाल है, इसमें हमसे पूछा गया है इसकी उच्चतम यानी कि कोटि और घात ज्ञात कीजिए। अब इन्हें कोटि आप यहाँ देखो, यहाँ 1 कोटि है, यहाँ 2 कोटि है। हमने कहा उच्चतम कोटि के अवकलज। अब उच्चतम कोटि यानी सबसे बड़ी कोटि ये है, उसी पे आप घात भी चेक करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। तो अगर हम कोटि की बात करते हैं, कोटि तो आ जाती है 2 और घात की बात करते हैं, घात आ जाता है 1। तो पहली एक्सरसाइज जिसे हम पहली कहेंगे, किसी की बुक में 6A होगी, किसी में 5A होगी, किसी में 3A होगी। A मीन्स पहली एक्सरसाइज है। आप लोग ये क्वेश्चन भी मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि ये किन बुक से किया जा रहा है। बच्चों, बुक
आपके पास कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज ही नहीं खुला जो आप लोगों के सामने बुक का डिस्कस कर सकें, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बोल दिया था और अभी भी बोल रहा हूँ, जो बच्चे 12वीं में पास आउट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, उन्हीं की बुक लेके आप लोग पढ़ रहे होंगे और उन्हीं से मैं भी करा रहा हूँ। अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अब अवकल समीकरण बनाकर दिखाइए। अभी तक पहली एक्सरसाइज ये खत्म हो गई, इसमें सिर्फ यही चीज पूछी जाएगी कि कोटि और भुज ज्ञात कीजिए। बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो अवकल समीकरण को प्रदर्शित भी नहीं कर रहे होंगे, उनको भी आपको हल करना है, उनको भी बताना है। ऐसा एक सवाल मेरे नॉलेज में है या मैं बताने की प्रयास करता हूँ। देखो एक सवाल देखिए, कभी पूछ लिया जाए dy by dx स्क्वायर इक्वल टू 4th रूट 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर, ये है। तो इसमें कहा गया इसमें कहा गया इसकी कोटि और घात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अवकल समीकरण को आप स्वच्छंद करेंगे, यानी स्वतंत्र है अभी, यानी कंप्लीट अवकल समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है कि अवकल समीकरण ये वर्गमूल में नहीं हो सकता। जैसे हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बोला जाता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 5 आ जाए तो जहाँ रूट आ गया इसके बाद इसके मूल संभव नहीं होंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। यहाँ से देखने में इसकी घात 2 है और इसको समीकरण कह भी रहे हैं, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो हमें उसका मानक होता है, स्केल होता है, उस आधार पर उस पर खरी नहीं उतर रही है। इसीलिए घात हमारी घटते क्रम में होनी चाहिए, 2 1 यहाँ हाफ घात है। तो जहाँ घात आपकी परिमेय हो जाएगी वहाँ समीकरण भी कंप्लीट नहीं होगी, यानी वो समीकरण मान्य नहीं होगी। ऐसे ही हमारे साथ यहाँ क्या है, यहाँ आपका अवकल समीकरण तो है लेकिन यहाँ आपका 4th मूल चढ़ा हुआ है। तो अभी भी हम इसका कोटि और घात नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए पहले इसके दोनों ओर का 4th रूट से मल्टीप्लाई, यानी इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए आप लोग ये 4th मूल है, तो जब मैं इसका दोनों ओर 4 पावर से गुणा करूंगा तो ये तो हट जाएगा और इस पर घात चढ़ जाएगी। फिर हो जाएगा x प्लस dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स बराबर। अब ये अवकल समीकरण है। अब हम इसकी बात करें, देखिए इस पे घात की बात करें तो यहाँ 2 है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम कोटि पे देखते हैं कि उच्चतम कोटि किसकी है। उच्चतम कोटि है 2 इसकी, तो इसी पे कोटि चेक होगी, इसी पे घात होगी। तो अगर मैं आपसे ऑफलाइन क्लासेस में पूछता तो आप सब जवाब दे दिए होते अब तक कि इस पर 2 है कोटि और घात 4। तो ये चलते चलते जैसे मैं एक्सरसाइज चेंज कर रहा था तो एक सवाल मेरे नज़रों के सामने आया, तो मैंने सोचा कि इसे भी मैं आपको समझा दूँ तो और थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी इसको समझने की, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट जो इससे अगली एक्सरसाइज है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम रहेंगी, यानी आपको बोलना भी है, बनाना भी है और समीकरण भी तैयार करनी है। तो थोड़ा सा टास्क जिसे बोलते हैं वो और टफ हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा हमें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, मेंटली स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो कैसे करना है इसको समझेंगे। कैसे, देखिए सवाल दिया है किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का ढाल भुज के वर्ग के बराबर है, तो अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अवकल समीकरण क्या होगी। अब आप लोग के सामने थोड़ा टास्क रखा कि आपसे पूछा जा रहा है कि ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो अवकल समीकरण में प्रवेश करने में आपको कोई सुविधा नहीं आ रही होगी, मतलब कोई असुविधा नहीं आ रही होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो रखी गई है ताकि अगली समस्या आपके सामने जब रखी जाएगी जब ये सारी चीज़ें आप लोग हम समझ लेंगे। तो कहा क्या है, किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का ढाल। तो सवाल
सुन रहे होंगे, आपको आवाज आ रही होगी। किसी कहा गया है किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु एक्स वाई, कोई वक्र है उसके बिंदु होगा कोई, उस पर एक्स वाई का जो ढाल है, तो वक्र और ढाल, देखो ढाल को यहाँ dy बाई डी एक्स कहा जाता है। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, जैसे प्रथम डिफरेंशियल होता है वो हमारा ढाल कहलाता है, यानी प्रवणता कहलाती है। ढाल क्या है? स्पर्श रेखा का ढाल, ये वक्र पर स्पर्श रेखा का, ये मैंने कैप लगा के लिख दिया, वक्र पर स्पर्श रेखा का ढाल dy बाई डी एक्स होता है। ये सुन लीजिए, किसी वक्र के प्रत्येक बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का ढाल भुज के वर्ग के बराबर है। अब भुज और कोटि आप लोग पढ़ के आए होंगे 9-10 में, प्रश्नानुसार ढाल हो गया dy बाई डी एक्स, भुज के वर्ग के बराबर है कहा गया है, तो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक अवकल समीकरण बन जाती है कथन के अनुसार, यानी इसमें मौखिक रूप से ऐसे बोला जाएगा और हमें ये सब करना भी है। अब आते हैं और थोड़ा सा और समझेंगे सवालों को, और कैसे समझना देखिए, और थोड़ा सा डीपली जाते हैं इसमें। मौखिक बात की गई है, अब और थोड़ी सी डीपली बात करें, मतलब और थोड़ा सा समझें सब इन चीजों। हमसे पूछा गया कि यदि ए और बी स्वच्छ अचर है, ए और बी स्वच्छ अचर है, यानी अब आप देखिए यहां दे रखा y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी, ऐसा दिया y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये ए और बी स्वच्छ, ए और बी कैसे हैं? स्वच्छ अचर है। स्वच्छ अचर का मतलब एक तो चर होता है, एक अचर होते हैं, ये संचरण कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो चर तो जैसे x है, क्लियर होगी, x तो आपके क्वाड्रेंट में x और y ऐसे चर हैं जो संचरण कर सकते हैं, और a और b अचर है। अचर मतलब सिर्फ वही फिक्स है, यानी कांस्टेंट है, ये सिर्फ इनके साथ ही यानी एक गुणांक का कार्य कर रहे हैं। अब हमसे कहा गया इसका अवकल समीकरण बनाइए, तो हमने इसको डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। समीकरण बनाने के लिए प्रथम बार अवकलन किया गया dy बाई डी एक्स, ये माइनस ए साइन एक्स प्लस बी बन गया। देखिए y एक फलन था, ये इसका ढाल है यानी प्रवणता है। प्रवणता अभी भी अवकल समीकरण को प्रदर्शित नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ ए कोस था, यहाँ ए साइन हो गया, बात वही है, समीकरण तो नहीं बनी। जब समीकरण नहीं बनी, ये चीजें हमें विलुप्त करनी होती हैं, खत्म करनी होती है। ये हमारा चर है, ये हो सकता है, ए और बी अचर है, ये कभी नहीं दिखने चाहिए, ये खत्म होने चाहिए। जब ये खत्म हो जाएंगे समीकरण तैयार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या है? अचर है, जो कांस्टेंट है, जो ग्राफ में वक्र में संचरण नहीं कर रहे। संचरण कौन कर रहा? x और y, ये क्या कर रहे? सिर्फ इनके साथ है। जैसे जब हम कोई सामान ले जाते हैं तो हम चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वो सामान भी चल रहा है। कोई भी बोझ रखते हैं, बैग ले, मतलब सिर पे कुछ भी ले जा रहे हैं, तो वो हमारा एक कांस्टेंट पार्ट होता है जो कंटिन्यू उतने ही वेट का हमारे साथ चलता रहता है। तो अब मैं अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना चाहूंगा ताकि ये चीजें दोबारा रिपीट हो जाए। माइनस ए कोस एक्स प्लस बी, मैं ऐसे ही करता रहूंगा तो बार बार ये कोस साइन में, साइन कोस में, कोस साइन में चेंज होता रहेगा। ऐसा बार बार करते रहूंगा तब भी रहेगा, लेकिन ये विलुप्त नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तब तक
इसको डिफरेंशियल करते हैं जब तक वो दोबारा पुनः रिपीट होकर ना आ जाए। तो ये चीज़ें दोबारा रिपीट हो पाई तो ये हो गया dy/dx² माइनस वाई, तो ये dy/dx² प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो बनी हुई है ये अवकल समीकरण होगी। इस तरीके से आपको करना है। थोड़ा और गहराई में जाएंगे और डीपली स्टडी करते हैं। इन्हीं चीजों को आज क्लियर कर लेते हैं। देखता हूं एक बार वीडियो चल रही है नहीं, इसको एक बार और थोड़ी सी डीपली स्टडी करें। एक सवाल दे रखा है y इक्वल टू cx स्क्वायर। आई थिंक यही होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। cx प्लस c माइनस c की 3, cx प्लस c माइनस c की 3, ऐसा एक प्रश्न आपके सामने हमारे सामने रखा हुआ है। समझिए, इसने कहा है कि संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि c स्विच चर है, कांस्टेंट है। तो मोमेंट कौन कर रहा है? ये मोमेंट नहीं कर रहे, ये इनके साथ है। जैसे आप जब भी इंटीग्रेशन करते हैं, आपने निश्चित समाकलन पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक अनिश्चित समाकलन पढ़ा, तो उसमें आपने देखा होगा जैसे मैं अवकल समाकलन करता था तो प्लस c हो रहा था, cos x प्लस c मीन्स कोई कांस्टेंट भी हो सकता है उसके साथ। तो वो कांस्टेंट का पता नहीं, डिफरेंशियल में 0 हो जाता है। तो इन कांस्टेंट को हमें इसलिए बनाए रखना पड़ता है कि हम विलुप्त क्यों करें, क्या पता इसकी वैल्यू हमारे सामने नहीं है, हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो प्रथम बार जब मैंने डिफरेंशियल किया तो आपका dy/dx x का हो जाएगा 1c आ गया। अब आप समझिए, यहाँ बात बड़ा प्रश्न बना है हमारे सामने कि मैंने ये सवाल क्यों लिया। प्यारे बच्चों, अगर अब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे एक बार और तो डबल डिफरेंशियल में 0 हो जाएगा, और ऐसा हम करते नहीं, क्योंकि जब c दिया है उसको दूसरे तरीके से विलुप्त करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं। अगर ऐसे विलुप्त करने लगे तो हम हमेशा डिफरेंशियल ही करते रहेंगे, समीकरण हमें पता नहीं लगेगी। जब हम डबल डिफरेंशियल करने के बाद c निकालेंगे यानी 0 कर देंगे तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमने किसका डिफरेंशियल किया था कि 0 हो गया। क्लियर? सारी समीकरण एक जैसी हो जाएगी। तो हमें ये भी बचाए रखना है, कोशिश करनी है कि और तरीके से हम लोग इसको कर पाए। तो c का मान, दूसरा तरीका यह है c का मान समीकरण 1 में रखने का। तो जब c का मान समीकरण 1 में रखूंगा x dy/dx प्लस dy/dx माइनस dy/dx की क्यूब, ये बन जाएगी। इसको मैं दूसरे इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ y x प्लस 1 dy/dx माइनस, ये भी एक समीकरण कहलाएगी। और ऐसे ही आप करना भी है सबको, ऐसा ना हो कि इसका डबल डिफरेंशियल करके 0 बना दें। नो, कोशिश करें समीकरण आप ऊपर नीचे भी रखी हो सकती है, ये भी का मान हम वैसे 2-3 समीकरण बना के भी विलुप्त कर सकते हैं, उसका भी मैं सवाल आपको करके दिखाता हूँ अगर ऐसी स्थिति आपके सामने आ जाती है। कुछ देखिए, कुछ सवाल ऐसे होंगे बच्चों जिसमें हम डिफरेंशियल करने के बाद, जैसे मैंने इससे पहले सवाल किया था साइन कोस वाला, वो अपने आप, क्योंकि 0 तो बनेगा नहीं कभी भी, या साइन कोस में कन्वर्ट होता रहेगा, कोस साइन में कन्वर्ट होता रहेगा, उन फलन में हम डबल डिफरेंशियल कर लेते हैं ताकि पुनः वही फलन बन जाए, उस फलन की बराबर ही हम रख सकें। जैसे y रखना तो y रख सकें और समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन सवाल और तरीके के भी हो सकते हैं जो मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे सवालों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये सवाल सब आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। देखिए, वक्र दे रखा है y इक्वल टू 4a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 4x, ये देखा। अब x और y
तो हमारे ऐसे चर हैं जो संचित हो रहे हैं, चल रहे हैं किस में, एक वक्र के अंदर, और ए बी स्वच्छ अचर है यानी कांस्टेंट है, ये इस समीकरण के साथ बने रहेंगे, लेकिन इनका मोमेंट एक्स और वाई के साथ, एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ही होगा। इनके जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल भी दिया था, इससे इसके वक्र पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, पहला डिफरेंशियल, दूसरा इसके इनके डिफरेंशियल करने पहले, और फिर इन सबको विलुप्त करना है। क्लियर हो रही बात? सभी को पहले इनका डिफरेंशियल करना है और जितना हो सकता है इनको विलुप्त करेंगे। मैंने इसका डिफरेंशियल किया, dy with respect to x dy by dx equal to 3a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर 4x। ऐसे मैंने क्या, आपको भी करना है, ऐसे ही कर लिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एक दो ऐसी समीकरण हमारी बनेगी, एक और बना लेंगे, पहली समीकरण होगी फिर दूसरी होगी, इस तरीके से हमारी ये समीकरण होगी, एक समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। आप रख के इसको इसी कंडीशन में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग गुणा भाग करके घटा के कुछ हम निकाल सकें, यानी बना सकें कुछ। तो मैंने पुनः इसका अवकलन किया, डबल डिफरेंशियल करके, पुनः अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो d/2 dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9a e की पावर ex प्लस 16b e की पावर 4x आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 होगी। अब हमारा अगला काम क्या है भाई, हमें ये देखो विलुप्त करने बच्चों, मतलब मेरा भी यही होना चाहिए, आपका भी ऐसा ही होना चाहिए कि विलुप्त हो जाए। कैसे होंगे ये समझना है। तो तीनों समीकरण में, समीकरण 1, 2 और 3 को अगर हम लें और हम इन्हें जोड़ या घटा दें किसी तरीके से, तो हो सकता है विलुप्त हो जाए। तो अब हम कैसे करें, ये बड़ा समझने का विषय है। अब हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 3। मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर सकता हूँ, इन दोनों को इससे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो दो बार मुझे 2 काम करने होंगे। ध्यान देंगे, मैं इस देखो मैं क्या करना, मैं क्या आप भी यही करेंगे जो मैं करना चाह रहा हूँ। पहले इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, जो भी काट कैंसिल करना दोनों में से कैंसिल करेंगे ताकि हम लास्ट में विलुप्त करने में हमें दिक्कत ना हो। तो समीकरण 1 और 2 को ले लीजिए पहले, और फिर 2 और 3 को ले लेंगे, जिससे हम लोग आराम से इन सवालों को हल कर सके। देखिए कैसे, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, समीकरण 2 व 3 में। मैं अभी थोड़ी देर पहले अभी चर्चा भी कर रहा था कि ये ऐसा सवाल है जिसमें आप लोग डिफरेंशियल कितना भी करते जाएंगे, ए और बी को हटाने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। तो ऐसे सवालों में आप समीकरण बनाएंगे, और समीकरण को विलुप्त करने का तरीका जो हमने आप 9th 10th में पढ़ा है कि 2 चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करते हैं प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा। तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 9, ये d/2 स्क्वायर इक्वल टू 9a e की पावर 16 में 4 4 के 12। एक मिनट, 9a e x प्लस 16b e 4x। इसमें मैंने करा 3 से, 3 dy/dx इक्वल टू 9a e की पावर 3x प्लस 12b e की पावर 4x। ठीक है जी, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाता है। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता, कितने से, 4 से, हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो जाता है। d/2 स्क्वायर माइनस घटाने 3 dy/dx
तो हमारा हो जाएगा 4b⁴x, ये हमारा हो जाता है। इसे समीकरण नंबर आप 4 मान लीजिए। अब पहली और दूसरी में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। पहली दूसरी में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसे विलुप्त करेंगे ताकि हम लोग इसका मान डायरेक्ट इसमें पुट कर सकें। मेरी बात समझ आ रही? चौथी समीकरण में हमने एक विलुप्त किया है, बी के टर्म में हमने एक अवकल समीकरण प्राप्त कर ली है, तो अब पहली दूसरी भी हम इसको विलुप्त करके बी में ही कन्वर्ट करेंगे ताकि इसका मान हम डायरेक्ट समीकरण में पुट कर सकें। क्लियर हो जाएगा? तो अब हम मुझे यहीं से इसमें थोड़ा सा बदलाव करके मैं लिखूंगा यहाँ, क्योंकि मुझे ये देखनी भी है समीकरण। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3y 3 और 3, फिर इनको घटाऊंगा, घटाने समझ आ रही है बात? हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, या समीकरण 1 व 2 में, ये लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में, क्योंकि हमारी चौथी समीकरण ये है, 5वीं हम तैयार करने जा रहे हैं। जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये dy/dx 3 से मल्टीप्लाई की -3y, इससे ही कैंसिल हो गया, 4 में से 3 गए b⁴x, ये समीकरण आपकी 5 हो जाएगी। मैं बाकी सब हटा देता हूँ, क्योंकि ये भी हटा, ये भी सब क्लियर कर दिया। मैं उन्हीं को रखूँगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। ये मैंने क्लियर कर दिया, ये भी मैंने क्लियर साफ। मेरे पास समीकरण नंबर 4 और 5 बचे। अब आप देखिए, ये b⁴x और b⁴x आपके पास यहाँ है, यही मान मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। अब आप लिखेंगे समीकरण 4 व 5 में d2/dx² -3dy/dx इक्वल टू 4 ये हो गया, ये हो गया dy/dx -3y रख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि x y जो है हमारे, वो चर जो चल रहे थे, संचलित कर रहे थे, वो अभी भी हैं, जो अचर थे वो विलुप्त हो चुके हैं। और जैसे ही वे विलुप्त हो जाएंगे आपकी अवकल समीकरण तैयार हो जाएगी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें आपको करनी है। dy/dx², 4 होगा, 4 इधर माइनस हो जाएगा, -7 dy/dx -12 प्लस के 12y इक्वल टू 0। तो ये समीकरण तैयार हुई, यही आपके अवकल समीकरण कहलाएगी। तो दो या तीन तरीके के सवाल थे, जिसमें पहला सवाल में मैंने सी को ही पुट किया था, समीकरण तैयार की थी। मैंने ये कहा था सी आगे डिफरेंशियल ना कीजिए, ये 0 हो जाएगा। अब ऐसी भी समस्या हमारे सामने आई जहां हम लोग बार बार डिफरेंशियल नहीं कर पा रहे थे और हमें विलुप्त भी करने थे, तो उसका तरीका सिर्फ ये होगा। तो ऐसे सवाल भी आपको मैंने क्लियर करा दिया। तो अवकल समीकरण में और बहुत सारे प्रश्न इस तरीके के दिए हुए हैं, मौखिक भी और वर्ड प्रॉब्लम भी हम कहते हैं, वो भी दे रखे हैं। इन सबको आप करिए, फिर मैं इनके हल आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इनको हल किया जाता है। अब देखिए, फिर एक बार मैं एक सवाल और ले लेता हूँ, किस तरीके के सवाल आपके से पूछे जा सकते हैं। टास्क बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, टास्क बड़ा क्या है, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम अगर बात करें एनसीईआरटी की बुक की, तो उसमें बहुत कम है, उसमें कुछ खास होते हैं। इसमें एक सवाल समझिए, इसमें कहा गया है किसी प्रबलय परिवार से मतलब फैमिली, किसी प्रबलय जानते होंगे आप लोग, किसी प्रबलय परिवार की नाभियां मूल बिंदु पर हैं तथा अक्ष एक्स अक्ष के संपाती हैं,
संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब आप समझिए बात को, इसमें क्या है, क्या दिया आपको। जो मेन समीकरण होती है वो ये होती है, देखो मैं आपको इसके आकृति बनाता हूँ, और नाभि होती है ना एस, अगर नाभि भूल गया हूँ SA0 होती है, ठीक है। यहाँ सब कुछ चीजें बदल गई हैं। क्या बदल गई हैं? जब ये रहेगी तो समीकरण रहेगी y² = 4ax, लेकिन यहाँ ये बात कही नहीं जा रही, यहाँ तो कुछ और कहा जा रहा है। इसमें कहा गया कि जो नाभि है वो मूल बिंदु पर है, यानी कि हमारा प्रवलय जो है वो पीछे चला गया। नाभि जहां S है वहां 0 0 S हो गया, तो ये डिस्टेंस आपकी माइनस में चली जाएगी। क्लियर होगी बात? क्योंकि जहां मूल बिंदु होना चाहिए था यहाँ, अब मूल बिंदु आपका -A0 होगा और नाभि आपकी 0 0 हो जाएगी। इसमें कही गई है, इन्हें कहा है कि किसी प्रवलय की नाभियां मूल बिंदु पर है और अक्ष जो है एक्स अक्ष के संपाती है। क्लियर होगी बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप जब हल करेंगे तो आपके पास मूल नाभि है S 0 0, मूल बिंदु -A0, तो अवकल समीकरण आपकी बननी चाहिए, सॉरी परवलय समीकरण बननी चाहिए, परवलय की समीकरण y² 4a भी रहेगा, लेकिन x + a ये प्लस हो जाएगा, ये पार्ट जुड़ जाएगा। ये परवलय की समीकरण आपकी बननी चाहिए। अब बात करते हैं इसके अवकल समीकरण की, तो उसका डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम अवकल में इसका हो जाता है 2y dy/dx 4a, x का 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 + 0 यानी कि 2y dy/dx 4a। समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब हम यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं। देखो 4a का मान तो डायरेक्ट ये रखा ही जाएगा, y² ये हो गया। अब अगर हम a का ही निकाल लें तो a का मान यहाँ दोनों जगह रखा जा सकता है, और ये हमारा काम नहीं है, हम कर भी तो यही रहे। अब हम यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं इस जगह से। मैं इसको रफ कर देता हूँ और फिर इसमें मैं पुट कर दूंगा। समीकरण 2 बनाने से पहले देखिए y dy/dx = 2a, समीकरण नंबर 2 ये। अब हम क्या, आप लोग भी यही बात ध्यान रखेंगे कि कैसे मैं इसको विलुप्त कर सकता हूँ। मुझे विलुप्त करना a, तो मेरे पास तरीका है कि मैं इसके अंदर इसे पुट कर दूँ। तो समीकरण 1 में लीजिए, समीकरण 1 y² = 4ax + 4a² लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से a का मान अगर निकालें इसमें से, तो डायरेक्ट, या हम ये देखिए y² = 4ax + 2a का वर्ग यहाँ लिखा जाता है, 2a हमारा है ये, y² = 2a 2x, यहाँ 2a की वैल्यू कितनी है, y dy/dx, देखो ध्यान से, y dy/dx, और यहाँ 2a की वैल्यू है y dy/dx का स्क्वायर। अवकल समीकरण इस तरीके से तैयार करेंगे। सभी को समझ आया होगा। मैं इसको y² में भी लिख सकता हूँ, और थोड़ा सा जितना भी मैं इसमें कैलकुलेशन कर सकता हूँ आप लोग सब कर सकते हैं, क्योंकि y से निकल नहीं रहा है। y² 2xy dy/dx + y²/dx, एक y हट सकता है, y = 2x dy/dx + y dy/dx। मैंने होल स्क्वायर छोड़ दिया मेरे से, आप ना छोड़ें, ये गलती ना करें। अब इसको इधर ले जाइए, y dy/dx का स्क्वायर + 2x
dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी अवकल समीकरण बन सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही, क्योंकि फिर डाउनलोड होने में बड़ी दिक्कत करती है वीडियो। इसमें और बहुत सवाल बन सकते हैं, बहुत सवाल है। आज आप करिए, कल मुझे बताइए कुछ और, मैं इसके भी और क्वेश्चन बता के दूंगा। अगर आपकी ही क्वारीज आएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे पता लग जाएगा कि ये समस्या आपकी अभी भी बनी हुई है। अपनी तरफ से तो मैं कुछ भी बताऊंगा, मुझे ठीक लगता है कि मैं जो चाह रहा बता रहा हूँ, लेकिन आप भी बताइए कि ये सर मुझे हमें क्लियर कराइए, वो चीज़ें हम क्लियर कराएंगे। तो आज वीडियो इतना ही रहेगी। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके हल करने का तरीका बताऊंगा कि अवकल समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है, यानी जहाँ हमने छोड़ा है इसको अगर हम वापस ले जाएं तो कैसे वो समीकरण प्राप्त की जा सकती है, ये आपको समझनी है। आप कल जब भी नई वीडियो आएगी उसमें आप ये क्लियर करेंगे। धन्यवाद।